सेकेंड ईयर आर्ट्स हिंदी साहित्य की सभी परीक्षार्थियों को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां अथवा उसकी विशेषताओं से संबंधित अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां अथवा रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियां यदि परीक्षा में आपसे दोनों में से किसी भी तरह से इस तरह पूछा जाता है तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, समान होगा। कहने का आशय यह है कि रीतिबद्ध काव्य की विशेषता और रीतिकालीन साहित्य की विशेषता दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, रीति मुक्त काव्य की विशेषता बिल्कुल अलग है, जिसका अध्ययन हम कभी बाद में करेंगे। आज हम रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः मैं अपने पहले व्याख्यान में रीति शब्द को स्पष्ट कर चुका हूँ। तो रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से पूर्व मेरे पहले के व्याख्यान में आप रीति शब्द के अर्थ को भी अच्छी तरह सुनें। मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ कि रीति का जो सामान्य अर्थ था वह विधि, प्रणाली या परिपाटी था, और इसका प्रयोग साहित्य शास्त्र में विभिन्न अर्थों में होता रहा है। संस्कृत के कवियों ने तो इसको रीतिरात्मक आवश्यक कहते हुए रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया, और दूसरी तरफ काव्यालंकार सूत्रवर्ती के रचयिता ने इसको वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 पद्धतियों तक सीमित रखा। किंतु हिंदी के जो मध्यकालीन आचार्य और कवि थे, उन्होंने रीति शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण किया और उसके अंतर्गत उन्होंने रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, सभी जो पद्धति थी, नियम थे, जो सिद्धांत थे, उनको स्थान दिया। और लगभग हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण विद्वानों, इतिहासकारों ने इसी व्यापक अर्थ में रीति को ग्रहण किया था। तो आज हम इसी अर्थ के संदर्भ में रीतिकाल की विशेषताओं को अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसको हम अलग अलग व्याख्यान को अलग अलग भाग में आयोजित करेंगे, क्योंकि यह एक विस्तृत अध्याय है और इस कारण से हम व्याख्यान को एक ही भाग में समायोजित नहीं कर सकते। तो आज के पहले भाग में हम इस रीतिकालीन साहित्य की जो चर्चा करेंगे उसके अंतर्गत कई बिंदुओं को हम लेंगे, जैसे उसके आचार्यत्व की प्रवृत्ति, श्रृंगार की प्रवृत्ति, अन्य जो प्रवृत्तियां हैं इसकी वह ली जाएगी। इसकी पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको पहले बता दूं कि रीतिकालीन साहित्य की जो सृष्टि है वह सामंतीय वातावरण में हुई थी। उस समय के जो राज दरबारी कवि थे उनसे हम किसी अन्य के सुख के लिए काव्य रचना की आशा नहीं कर सकते। एक प्रकार से उन्होंने स्वांत सुखाय की रचना की थी। रीतिकालीन कवि की समस्त जो अंतस चेतना थी, हम उसको सुरा, सुंदरी और सुराही के इर्द गिर्द ही देख सकते हैं। उसके इर्द चक्र लगा रही थी। दरबारी जो नर्तकियाँ, रक्षिताएँ, वेश्याएँ, उनके मणि मंजूर की जो मधुर ध्वनि थी उसको छोड़ करके यह साहित्य विशाल जन कोलाहल को सुनने के लिए, उसकी पीड़ा, उसकी इच्छा, उसकी अपेक्षा, इसको सुनने के लिए या उसको लिखने के लिए एक प्रकार से कभी बाहर निकला ही नहीं। भाव सौंदर्य के दृष्टिकोण से देखें तो भाव सौंदर्य की अपेक्षा इसमें रूप सौंदर्य ही अधिक दिखाई देता है। रीतिकालीन कवियों ने एक प्रकार से अपनी संपूर्ण जो शक्ति थी वह नारी के देह या उसके जो रूप चित्रण है उसी में उन्होंने खर्च कर दी। उसकी अंतरात्मा तक वह कभी नहीं जा पाई। रीति कवि की इन प्रवृत्ति का जो प्रधान कारण हम मान सकते हैं वह था उस समय का दरबारी वातावरण, उस समय का घुटनशील वातावरण, और सत्तागत जो तेज था वह लगभग जा चुका था। और उस तेज के हत हो जाने पर जब मन की गांठ
बाहर नहीं खुल पाई, तो वह एक प्रकार से कवियों की हम कह सकते हैं कि जो रचना थी वह नारी शरीर के चारों ओर ही केंद्रित होकर रह गई। और यही कारण है कि रीतिकाल अपनी श्रृंगार के कारण ही विशेष रूप से जाना जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता में देखें तो प्रेम का स्थान पूरी तरीके से रसिकता ने ही ले लिया था। सर्वप्रथम हम इस बात को समझ लें कि जितने भी रीति कवि हैं या रीतिबद्ध कवि हैं, सामान्यतः उनमें हम कह सकते हैं कि आचार्यत्व की प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति है वह भी देखी जा सकती है। उसका कारण यह है कि दरबार में एक प्रकार से होड़ सी लगी हुई रहती थी कि मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ विद्वान हूँ। तो इस काल के कवियों ने जहाँ एक और काव्य का तो निर्माण किया ही, उसके साथ साथ में उन्होंने काव्य ग्रंथों का निर्माण भी किया, यानी लक्षण और लक्ष्य दोनों ग्रंथ इस काल में लिखे गए थे। इसी संदर्भ में आज हम इस रीतिबद्ध काव्य या रीतिकालीन साहित्य की जो विशेषता है, उसमें पहली विशेषता हम उसके आचार्यत्व या उसके रीति विवेचन की प्रवृत्ति को ही ले रहे हैं। रीति काव्य में आचार्यत्व की प्रवृत्ति के मूल में यदि हम देखें तो दो कारण हमें दिखाई देते हैं। एक तो इसके रचयिता अपने आप को केवल कवि नहीं मानते थे, अपितु वे काव्य शास्त्र का ज्ञाता भी मानते थे। और भिखारी दास ने लिखा भी है कि काव्य की रीति सीखी सुकबिंसो, ये सिद्ध ही करना चाहते थे अपने आप को। दूसरे, वे आश्रयदाता नरेशों व धनाढ्य अमीर जो सामंत लोग थे उनको काव्य शास्त्र की शिक्षा भी देते थे। और उनका दृष्टिकोण प्राचीन जो संस्कृत के रीति संबंधी ग्रंथ थे उनका एक प्रकार से उनकी जानकारी दिखाना भी उनके लिए एक आवश्यक था उस युग में। और यही कारण है कि उनमें लक्षण ग्रंथ की प्रवृत्ति भी बराबर दिखाई देती है। यदि किसी ने जन्मजात प्रतिभा के कारण ऐसा करने का कुछ प्रयत्न भी किया हो कि उसने मान लीजिए कि प्राचीन संस्कृत की रीति संबंधी ग्रंथों को न बता करके सामान्य दृष्टिकोण से ही शिक्षा देनी चाहिए दरबार में उन राजकुमारों को राजकुमारियों को, तो उनके सामने एक प्रश्न खड़ा कर देते दूसरे कि बताओ ऐसा संस्कृत में कहाँ लिखा है। और इसी का ये परिणाम हुआ कि इस काव्य में मौलिकता हमें नहीं के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से दरबार में टिके रहना था। और उस दरबार में टिके रहने के लिए समूचे काव्य शास्त्र का ज्ञान होना उनके लिए बहुत जरूरी था। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भी इन्होंने थोड़े बहुत जो विषय अपनाए थे उसमें भी मुख्यतः उन्होंने रस, नायिका भेद और अलंकारों का ही विवेचन अधिक किया था। काव्य जो थोड़े बहुत ग्रंथ हैं जिनमें काव्य की जो अन्य समस्याएं हैं वह बहुत कम देखने को मिलती है, चाहे वह काव्य का वर्गीकरण हो, काव्य संबंधी विभिन्न मापदंड हो या शब्द शक्तियाँ हो आदि कोई भी हो। जिन विषयों को इन्होंने लिया है उनके विवेचन में शुद्धता और स्पष्टता भी ज़्यादा दिखाई नहीं देती। उसका कारण यह है कि उन्होंने पृष्ठ पेषण किया संस्कृत के ग्रंथों का, उनके प्रवृत्तियों का। उस समय का जो काव्य क्षेत्र था वह बहुत संकुचित हो गया था। अतः इन कवियों में पूरी तरीके से जो आचार्यत्व की प्रवृत्ति जो मिलती है वह संकुचित प्रवृत्ति के कारण मिलती है। और दूसरी बात है कि उनका जो लक्ष्य था वह पाठक या श्रोताओं का जो स्तर था वह भी देखते हैं। यदि हम उस पर दृष्टिकोण डालें तो वह बहुत कोई उच्च कोटि का नहीं दिखाई देता है। और उच्च कोटि का नहीं होने के कारण से मेरा कहने का मतलब जो पाठक थे या श्रोता थे या जो दरबार में जितने भी लोग थे राजकुमार राजकुमारियाँ, उनका स्तर भी बहुत कोई उच्च कोटि का नहीं था। और उसी का परिणाम था कि उन्होंने सामान्य ढंग से ही आचार्यत्व का प्रदर्शन किया। फिर भी कुल मिलाकर उन्होंने जो भी संस्कृत के ग्रंथों को अपनाया, उनको सुरक्षित और प्रचारित रखा, यह उनका एक योगदान ही हम एक प्रकार से मान सकते हैं। अब यदि हम इस काल की जो प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है श्रृंगार, उसका विवेचन हम देखते हैं तो नंबर 2 पर हम उसी को लेना चाहेंगे। यानी रीतिकालीन साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसमें श्रृंगारिकता या जो श्रृंगार वर्णन है वह अब हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल के संदर्भ में लिखा है
कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता जो थे वह भावुक से हृदय और निपुण कवि थे और उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। हम पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि एक प्रकार से पृष्ठ पेषण करना उनका धर्म सा बन गया था, लेकिन मूल रूप से एक कवि थे। और यही कारण है कि इन्होंने रीति विवेचन के अंतर्गत विषयों का अधिक विस्तार नहीं दिया, बल्कि उन्होंने श्रृंगार रस से संबंधित ही अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस रस का इस काल में इतना अधिक विस्तार हुआ, हम कह सकते हैं कि यह श्रृंगार वर्णन इस रीतिकाल में इतना अधिक मिलता है, इसके एक एक अंग को लेकर के एक प्रकार से स्वतंत्र ग्रंथ इस काल में देखे जा सकते हैं। जो श्रृंगार वर्णन रीतिकाल में देखने को मिलता है, हिंदी साहित्य के किसी भी दूसरे काल में इतना जमकर श्रृंगार वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता है। यह श्रृंगार वर्णन सामान्य रूप से हमें आलंबन और उद्दीपन इन दोनों रूपों में दिखाई देता है। जहाँ तक आलंबन की बात है तो श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने आलंबन के रूप में संयोग पक्ष का नायक नायिका के सौंदर्य का निरूपण बहुत उत्कृष्ट ढंग से किया है। नायिका के नक्शिक वर्णन के साथ उसकी मधुर ध्वनि, मधुर छवि, सभी स्थूल अंगों का वर्णन किया है। वासना का एक प्रकार से दमन करने की बजाय उन्होंने खुलकर श्रृंगार का चित्रण किया है और नायक नायिकाओं की एक प्रकार से हम कह सकते हैं चाहे दृढ़ता हो, उसका निसंकोच उनका हाव भाव हो, उन सब का वर्णन करने में कहीं भी ये पीछे नहीं हटे हैं। बिहारी का एक दो पंक्तियों के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि बिहारी जब एक नायक नायिका के पूरे समुदाय में बैठे हुए जो बातचीत है उसका किस ढंग से श्रृंगार आपस में प्रेम का जो वर्णन करते हैं वह देखते ही बनता है। बिहारी कहते हैं, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इन्होंने नायिका के सौंदर्य के सामने कुंदन के रंग को भी एक प्रकार से फीका माना है और ऐसी उसकी चतुराई, ऐसा उसका लालित्यपूर्ण वर्णन, इतना आकर्षक ढंग से वर्णन जो चाहे रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त, उन्होंने नायिका के नयनों के कटाक्ष एवं चंचलता का जो वर्णन किया है वह हिंदी साहित्य में बहुत दुर्लभ मिलता है। रीति कवियों ने अपनी नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण में उसके हाव भाव चेष्टाओं का अत्यंत उत्कृष्ट चित्रण किया है। श्रृंगार के अंतर्गत प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं भाव दशाओं का भी चित्रण किया है। देव, मतिराम, पद्माकर ने प्रेम की उत्पत्ति से लेकर उसकी चरम परिणति तक प्राय सभी अवस्थाओं का एक मनोरम वर्णन किया है। श्रृंगार के यदि हम इस पक्ष को देखें तो कहीं कहीं इन कवियों ने नायिका के सौंदर्य की एक एक विशेषता पर पूरा छंद लिख दिया है। जैसे उदाहरण के रूप में हम भिखारी दास की इस पंक्ति का मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा कि गागरी जीन सो सारी महीन सो पीत नितंबन भार उठे सची बास सुबास सिगार सिंगारिन बोझनी ऊपर बोझ उठे मची स्वेद चले मुखचंद चोए डगद्वेक धरे मति फूलन शो पची जात है पंकज बारी बयारी शो वाह सुकुमारी की लंक लला लची। यहाँ केवल सुकुमारता का वर्णन किया गया हो ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नायिका के सौंदर्य का हमें दिखाई देता है। और यह भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार नायिका की मार्मिकता में भी कोई कमी नहीं आई है। यह भिखारी दास की पंक्तियाँ थी जो मैंने आपको उदाहरण के रूप में आपको बताई है। यदि हम मतिराम की पंक्तियों को देखें तो उन्होंने भी लगभग ऐसा ही वर्णन किया है। कुछ अंगों को लेकर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास मतिराम की इस पंक्ति में देख सकते हैं कि कुंदन को रंग फीको लागे झलके ऐसो अंगन चारू गुराई आंखिन में अलसान चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई को बिन मोल बिकात नहीं मतिराम लहे मुस्कान मिठाई ज्यों ज्यों निहार ये नहरे हुए नननी त्यों त्यों खरी निकर से निकाय। यह जो श्रृंगार का वर्णन है संयोग पक्ष का, इसकी सूक्ष्म चेष्टाओं का वर्णन नक्शिक वर्णन की परंपरागत शैली से थोड़ा सा भिन्न भी इस काल में देखने को मिलता है। नायिका की चेष्टाएं, उसकी अनुभूतियां, इन सब का वर्णन रीति कवियों के सौंदर्य चित्रण की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं।
रीति कवियों के सौंदर्य चित्रण की विशेषता नायिका के हावों अनुभवों का अत्यंत स्वाभाविक रूप से चित्रण भी मिलता है। मतीराम की पंक्ति आपने हाथ सो देत महावर आप ही वार संवारत के आपुन ही परिवाहत आने के हार संवारी के मौर्य श्री के। नायिकाओं की हृदयस्थ भावनाओं या प्रिया के सानिध्य से प्राप्त होने वाली जो अनुभूतियाँ थी उसका अत्यंत सूक्ष्मतापूर्वक व्यंजन मतीराम ने इस पंक्ति में किया है। संयोग पक्ष के अंतर्गत यदि हम देखें तो प्रेम की जो स्वच्छंद अनुभूतियों का चित्रण है वह पूरी तरीके से रीतिकाल में देखने को मिलता है। श्रृंगार चित्रण के लिए प्राय इन कवियों ने दाम्पत्य एवं गृहस्थ जीवन है सामग्री तो उन्होंने लगभग वहीं से ही ली है। यदि हम नववधु बाला को देखें तो यदि अन्य तथ्यों को देखें तो पूरी तरीके से निर्वेद से ग्रस्त जो नायक नायिका है वह भी इस श्रृंगार वर्णन में हमें देखने को मिलती है। देखिए एक तथ्य मैं और स्पष्ट कर दूं आपको कि रीतिकालीन कोई भी कवि है, चाहे वह मतीराम है, देव है, घनानंद है, बिहारी है, भिखारीदास है, पद्माकर है, उन सब कवियों में श्रृंगार वर्णन ही जमकर हमें देखने को मिलता है। और आपके प्रश्न पत्र में भी सामान्यतः यह पूछ लिया जाता है कि रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन पर अपना मत व्यक्त कीजिए, अथवा कोई भी कवि है उसकी, जैसे देव है तो देव का श्रृंगार वर्णन स्पष्ट कीजिए। तो यदि आप रीतिकालीन काव्य की श्रृंगार वर्णन को पूरा अच्छी तरीके से समझ लें, जैसा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो आपको किसी भी कवि के श्रृंगार वर्णन को समझने में बहुत आसानी रहेगी। और लगभग यही विशेषताएं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वह प्रत्येक रीतिकाल के कवि में आपको देखने को मिलेगी। अब तक मैंने आपको श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत श्रृंगार के जो दो भेद हैं जिसमें आलम्बन और उद्दीपन, उसके अंतर्गत मैंने आलम्बन का चित्रण किया। आलम्बन में मैंने आपको नायिका के सौंदर्य का चित्रण, नायिका की चेष्टाएं, नायिका की अनुभूतियाँ या इनका चित्रण मैंने किया है। अब मैं आपको श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का निरूपण व्यक्त कर रहा हूँ। इनके श्रृंगार की जो परिधि की व्यापकता है वह प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं में भी हम देख सकते हैं। प्रेमाशक्ति के जो उदाहरण रीतिकाल में मिलते हैं, हिंदी साहित्य के अन्य काल में वह बहुत दुर्लभ गति से देखने को मिलते हैं। कुछ आलोचकों ने इस काल की प्रेम की अवस्थाओं को थोड़ा सा अश्लील भी कह दिया है, किंतु वह पूरी तरीके से एकांकी निर्णय होगा। यदि हम इस काल के प्रेम की जो अवस्था है उसका निरूपण देखें तो इसके जो दूसरा पक्ष है वह है वीर्य वर्णन। वह भी इस काल में बखूबी हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार के दूसरे पक्ष वियोग की जो चारों दशाएं हैं, चाहे वह पूर्व राग हो, मान हो, प्रवास हो या करुण हो, उसके माध्यम से रीतिकालीन कवियों ने वियोगिनी की दशाओं का मनोरम वर्णन किया है। और इसमें भी यदि हम देखें तो देव, मतीराम, भिखारीदास, इन सब ने अधिक सफलता प्राप्त की है। नायिका के मानसिक अवसाद का, उसके दैन्य का, उसके विषाद का, उसकी विवस्था से भरी हुई जो वाणी है वह इन सभी कवियों में देखने को मिल जाती है। अब मैं एक दो पंक्ति आपको देव की प्रकट कर रहा हूँ, उसको ध्यान से आप सुने। जो नायिका की विवस्था, उसकी विवस्था से भरी हुई जो वाणी है उसको दृष्टिगोचर करती है। साथ में राखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती चार चूरी हैं। यदि हम इस पूरे श्रृंगार वर्णन को देखें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरे व्याख्यान का अंत हम डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में इस प्रकार करना चाहेंगे। श्रृंगारिकता के प्रति इनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक ही था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे ज़्यादा नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आ पाए हैं। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम या श्रृंगार के बाहरी पक्ष, शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को नायक एक प्रकार से बताने वाले उपकरण ही जुटाता रहा है। कुल मिलाकर यह प्रवृत्ति नायिका भेद
के अंतर्गत नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण आदि सभी जगह देखी जा सकती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के यह जो पूरा वर्णन है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मुख्य है, चाहे वह भोगपरक हो, चाहे वह प्रेम के उच्चतर स्तर पर हमें दिखाई देती हो। अब हम अगले इसके अध्याय के अंतर्गत, रीतिकालीन साहित्य की विशेषता के अंतर्गत, हम इन कवियों की भक्ति एवं वैराग्य का चित्रण भी करेंगे। देखिए, जो लोग ऐसा समझते हैं कि रीतिकाल में श्रृंगार के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, यह तथ्य भी ठीक नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि सामान्य रूप से श्रृंगार का चित्रण जमकर मिला है, किंतु उसका मतलब यह भी नहीं है कि इसमें भक्ति और वैराग्य का चित्रण बिल्कुल दिखाई नहीं देता हो। रीति काव्य में श्रृंगार निरूपण के साथ साथ भक्ति एवं वैराग्य संबंधी भावनाओं की जो प्रवृत्ति है वह पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हमें भक्ति को इसका हम पूर्व युग का जो प्रभाव है वह भी मान सकते हैं इन कवियों पर, वह पूरी तरीके से छूटा नहीं था। यह तथ्य हम भूल नहीं सकते कि श्रृंगार के नायक नायिका के रूप में इन्होंने जमकर राधा और कृष्ण के माध्यम से ही किया है। तो स्पष्ट है, पहली इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि इनके हृदय में कहीं पर भी भक्ति छोटी नहीं, और राधा कृष्ण की जो प्रतिष्ठा उन्होंने की है श्रृंगार के रूप में, नायक नायिका के रूप में, वह उनकी भक्ति को ही प्रतिपादित कवि करती है। और एक कवि सामान्य रूप से भावुक होता है, और भावुकता का गुण होना एक सहज प्रवृत्ति होती है। इस दृष्टिकोण से देखें तो इस काल के कवियों को हम भक्त कवि तो नहीं कह सकते, किंतु उनमें भक्ति की प्रवृत्ति से उनको वंचित भी नहीं कह सकते। वैराग्य की प्रवृत्ति जो मिलती है वह भी एक प्रकार से अति श्रृंगारिकता की प्रतिक्रिया के रूप में भी हम देख सकते हैं। सामान्य रूप से मनुष्य अपने जीवन में श्रृंगार को जमकर अपनाता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं, चाहे वह आदिकाल हो, भक्तिकाल या रीतिकाल या आज का जो काल है, आज जो मनुष्य है, प्रत्येक युग का जो मनुष्य है, चाहे कितना भी प्रेम के उच्चतर सोपान में वह डूब जाए या श्रृंगारिकता में पड़ा रहे, लेकिन अंत में वह इस प्रवृत्ति से अलग हट जाता है, उसमें वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। और यही कारण है कि वृद्धावस्था में हम देखते हैं रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, एक प्रकार से वे भक्ति से जुड़े हुए या वैराग्य से ग्रसित दिखाई देते हैं, चाहे वह केशव हो, देव हो, पद्माकर हो या कोई भी अन्य कवि हो। उदाहरण के रूप में मैं आपको पद्माकर की पंक्तियाँ यहाँ प्रकट कर रहा हूँ, जिसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुने। आस बस डोलता सूं या के विश्वास कहाँ, सांस बस बोले मल मास ही को गोला है, कह पद्माकर विचार छन भंगुरिया, पानी को सोफेन जैसे फलक फभोला है। अथवा यदि हम इस पंक्ति को देखें पद्माकर की, कि छोड़ हरि नाम नहीं पेहे, विश्राम अरे निपट निकाम तम चाम ही को चोला है। यानी स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि यह जो प्रेम है यह केवल हमारा एक चमड़ी के प्रति ही प्रेम है, वह शुद्ध हम कह सकते हैं कि श्रृंगार नहीं माना जा सकता। वास्तव में तो मनुष्य भक्ति और वैराग्य की भावना से ही ग्रसित दिखाई देता है, और यही प्रवृत्ति इन कवियों में देखने को मिलती है। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको जो रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उसके अंतर्गत आचार्यत्व की प्रवृत्ति या एक प्रकार से रीति की जो प्रवृत्ति है उसका विवेचन किया है। दूसरे में मैंने आपको रीतिकाल की एक बहुत प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता, उसका वर्णन किया है। श्रृंगारिकता को आप विशेष थोड़ा ध्यान में रखें, यह अलग से भी आ जाता है। अलग से आने पर आपको श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति में श्रृंगार के दोनों पक्ष, आलंबन और उद्दीपन, उसका वर्णन करना है, प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को बताना है, और तीसरे पॉइंट में मैंने आपको भक्ति और वैराग्य का चित्रण भी बताया है। अगले व्याख्यान के अंतर्गत रीतिकालीन साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।